नमस्कार सभी छात्राओं। आज हम BA पाल द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास का विवेचन करेंगे। छात्राओं, जैसे कि विदित है, रीतिकाल हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ये विशिष्ट स्थान किसी एक कारण से ही नहीं है, इसके पीछे विविध कारण। वे कौन सी परंपराएं थी, वे कौन सी प्रवृत्तियां थी, वे कौन सी विशेषताएं थी जिनके आधार पर हम रीतिकाल को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसा कि विदित है, रीतिकाल की समावधि है वो अगर वर्षों की दृष्टि से देखा जाए तो 200 वर्षों की छोटी समावधि में ही समाहित है, परंतु ये जो संक्षिप्त समावधि प्रतीत होती है, इसके अंतर्गत ही वे प्रमुख विद्वान, आचार्य, कवि हमारे सामने आते हैं, जिनकी रचनाओं का विवेचन, विश्लेषण हम आज कर रहे हैं। विद्वानों के मतांतर के उपरांत ये सिद्ध हो गया है कि 1700 से लेकर के 1900 तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य में रीतिकाल नाम से जाना जाता है। अगर ईस्वी सन में हम इसकी चर्चा करते हैं तो 1643 से लेकर के 1843 तक का जो समय है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीतिकाल के नामकरण के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अलंकार काल भी कहा जाता है और रीतिकाल भी कहा जाता है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल इसको कलाकाल भी कहते हैं। हम नामकरण के फेर में ना पढ़ के हम आज विवेचन कर रहे हैं केशवदास जी का। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि केशव जी हैं, उनका समय क्या है, रीतिकाल में उनका क्या स्थान है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उनकी रचनाओं का वैशिष्ट्य क्या है। परंतु केशवदास जी की पृष्ठभूमि जानने से पहले हम संक्षिप्त में ये जान ले तो उचित ही होगा कि रीतिकाल है क्या। रीतिकाल है वह परंपरा जिसके आधार पर, जिसका अनुसरण करते हुए, जिसकी पालन करते हुए उस समय के अधिकांशतः कवियों ने रचनाएं की। एक बात क्लियर हो गई। इसके उपरांत हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि वो कौन सी परंपरा थी, वो कौन सी विशेषताएं थी जिसके आधार पर उस समय रचनाएं की गई। संस्कृत के काव्य लक्षणों, काव्य प्रवृत्तियों को लेते हुए उनके उदाहरण स्वरूप उनका विश्लेषण करते हुए हिंदी में रचनाएं की गई। अब ये प्रश्न उठता है कि वो कौन से लक्षण हैं, वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं। तो उनमें है काव्य ज्ञान, काव्य गुण, काव्य दोष, श्रृंगार, अलंकार विश्लेषण, इन सब प्रवृत्तियों का रीतिकाल के कवियों ने पालन किया। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक धारा विशेष के कवियों ने इन प्रवृत्तियों का अधिक विश्लेषण किया, दूसरी धारा के कवियों ने कुछ कम विश्लेषण किया और तीसरी धारा के कवि इनसे अलग हट करके मुक्त प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की।
और इसी के आधार पर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त नाम पड़े। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। छात्राओं, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कई बार ये अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ भी चुका है और इसकी संभावना बनती है। तो अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो कृपाराम की हित तरंगिणी को रीतिकाल की कृति माना जाता है और कृपाराम जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। परंतु डॉक्टर नगेंद्र ने कलाकार के व्यक्तित्व के आधार पर विश्लेषण करते हुए आचार्य केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक स्वीकार किया। केशवदास जी की जो क्षमावधि है वो 1555 से लेकर के 1618 मानी जाती है। 1500 विक्रम संवत यानी कि ईस्वी सन, अगर ईस्वी सन में इसको परिणित करेंगे तो 1612 से प्रारंभ होता है। केशवदास जी की रसिक क्रिया है वो 1591 में प्रकाशित हो चुकी थी। इसी के साथ डॉक्टर नगेंद्र जी रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं। कृपाराम और केशवदास के उपरांत अगर एक अखंड परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक माना है। उन्होंने कहा है कि 1643 के बाद चिंतामणि की रचनाओं के बाद रीतिकाल की ये परंपरा अखंड रूप से, निर्विवाद रूप से आगे बढ़ती गई। तो क्यों ना हम चिंतामणि को ही रीतिकाल के प्रवर्तक माने। अतः ये 3 मत हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, केशवदास, संक्षिप्त में केशवदास जी के जन्म और उनकी रचनाओं की जानकारी लेते हैं। इसके बाद उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि विदित है, रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में अपनी आजीविका चलाते थे। रीतिकाल का समय राजाओं, बादशाहों, सामंतों, जागीरदारों का समय था। उनकी रुचि, अभिरुचि, उनके शौक, उनके ऐश्वर्य भोग, उनके विलास की पूर्ति ही उस समय के कवियों का विषय हुआ करती थी। हम विचार कर सकते हैं कि क्या कवि राजाओं, इन सामंतों, जागीरदारों के इशारे पर ही अपनी रचना करते थे? इसका उत्तर है क्योंकि जहां अपना जीवन गुजारने के लिए व्यवस्था हो गई, निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं उसके गुणगान तो करेंगे ही। और इसी का ये प्रतिबल था कि लगभग सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है और उसकी रुचि अनुसार रचना करके उन्होंने यश, सम्मान और धन प्राप्त किया। केशव भी इनसे अलग नहीं थे। वीर सिंह देव चरित्र और रतन बाबू जैसी रचनाएं इसी विषय से संबंधित है। केशवदास जी का जन्म 1555 में माना जाता है। ओरछा के सनारे ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम काशीराम था, इनके दादाजी के नाम कृष्णचंद्र था। तो कृष्णचंद्र भी एक विद्वान थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके पुत्र केशवदास से क्यों नहीं विद्वान, पंडित और आचार्य होंगे।
पिता, दादा और केशव। ये परंपरा निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। केशवदास जी और छंदास इंद्र सिंह जी के दरबार में थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपना गुरु मानते थे। केशवदास जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अब जब संस्कृत के प्रकांड पंडित थे तो क्यों नहीं इनकी रचनाओं में संस्कृत भाषा का वर्चस्व होगा। हालांकि इनकी भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु संस्कृत की शब्दावली भरपूर मात्रा में पाई गई है। ठीक है, इसके उपरांत आता है केशवदास जी की रचनाएं। हम रचना से पूर्व वो सभी प्रवृत्तियां संक्षिप्त में नाम गिना देता हूं। श्रृंगार निरूपण, आशादाताओं को प्रशंसा, अलंकार निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन, छंदों का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग, नारी के शरीरांगों का वर्णन, ये सब प्रवृत्तियां केशवदास की रचनाओं में पाई जाती है। अगर हम केशवदास जी की रचनाओं की चर्चा करते हैं तो 1591 विक्रम में इनकी रसिक प्रिया की रचना की गई थी। 1601 में उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचंद्रिका की रचना की गई थी और इसी वर्ष उनकी कवि प्रिया की रचना की गई थी। कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों ये काव्यांगों के से संबंधित ग्रंथ है। रसिक प्रिया राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की गई थी। उनकी जो रामचंद्रिका है, प्रबोध चंद्रोदय, हनुमान नाटक, वसंत राघव नाटक, इन ग्रंथों का इस पर बहुत प्रभाव है और उन्हीं का सहारा लेकर रचना की है। इसके उपरांत जहांगीर जी चंद्रिका 1607 में, वीर सिंह देव चरित्र है, 1612 में विज्ञान गीता है, छंदमाला है। इनकी ये प्रमुख 5-6 ग्रंथ है, इन्होंने इनकी रचना की। केशव के बारे में एक सबसे बड़ी बात है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, और दूसरी है कि इनकी जो रामचंद्रिका है वह छंदों का अजायब घर है, बहुत प्रसिद्ध। और अक्सर ये दोनों जो उक्तियां हैं यही घूम फिर करके हमारे पाठ्यक्रम में एक समस्या भी बन जाती है और ये प्रश्न भी बन जाते हैं जो बार बार घूम फिर करके हमारे सामने आते रहते हैं। तो मैं समझता हूं इन दोनों को एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात आती है हृदयहीनता, कवि हृदयहीनता। क्या केशव भावुक नहीं थे? क्या केशव के मन में कोमलता का कोई स्थान नहीं था? क्या केशव ने उन प्रवृत्तियों का अपने रचनाओं में विश्लेषण नहीं किया जिनके आधार पर मानव मन प्रफुल्लित, आनंदित और भावुक होता है? उनकी रचनाओं का विश्लेषण, विवेचन, अध्ययन और समीक्षा के उपरांत कहा जा सकता है, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में शास्त्रीय पद्धति को अपनाया है, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति की ओर अपना मन रमाया है, बारी बारी से छंदों का परिवर्तन किया है।
अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है और क्लिष्टता उनकी रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्ति बन गई है। अलंकारों का प्रयोग इस तरह किया है कि हर उदाहरण में, हर बात में अलंकारों की भरमार आ गई है, जिससे इनका काव्य कठिन हो गया। तो दोनों बातें एक्सप्लेन हो गई। एक तो उनका काव्य कठिन क्यों हो गया, दूसरा उनको कवि हल्दे क्यों नहीं मिला। कवि हल्दे इसलिए नहीं मिला क्योंकि रीतिकाल के कवि, जिनको हम रीतिबद्ध कहते हैं, जिनमें केशव, मतीराम, देव, चिंतामणि, भिखारीदास, ग्वाल, ये जो प्रमुख कवि आते हैं, इन्होंने सबने कवि के साथ साथ ये संस्कृत के आचार्य थे। उस संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन करते हुए अपने पांडित्य को इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की। और जहाँ पांडित्य शब्द आ जाता है, पांडित्य की मनोकांक्षा आ जाती है, जहाँ अपने आप को पंडित बनाने की इच्छा अपने मन में अगर समाहित है, तो निश्चित रूप से वो जनसाधारण की समझ से परे हो जाती है और वो काव्य क्लिष्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रवृत्ति केशव के मन में थी, केशव की भावनाओं में थी, केशव की रचनाओं में पाई जाती है। इसलिए इनका काव्य कठिन काव्य का पेशा बन गया है।